जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन में। और दोस्तों, मैं दो वीडियो बना चुका हूं। एक है इकोनॉमिक का पूरा डिटेल्ड सिलेबस और साइंस एंड टेक का पूरा डिटेल्ड सिलेबस, जो कि आपके जीएस पेपर 3 में आता है, यूपीएससी के मेंस में। ठीक है। और आज मैं आपको जीएस पेपर 2 यूपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है उसके जीएस पेपर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आता है। तो आज मैंने एक सब्जेक्ट लिया है पॉलिटी। ठीक है। हम पॉलिटी के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, सिलेबस हमारा क्या है। क्योंकि पता है, देखिए, जो यूपीएससी सिलेबस देता है ना, ये वही सिलेबस है। इसको बस मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। ठीक। तो आइए जानते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे जीएस पेपर 2 में आपके पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। ठीक है। ये चार चीज़ें हैं। तो इन चार चीज़ों में जो पॉलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी में आप क्या पढ़ोगे। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में आप जानेंगे। तो उसकी जो भी हिस्ट्री रही है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन सारे एक्ट को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे किस एक्ट ने कितना इवोल्यूशन में अपना हाथ दिया है ना, कितना सपोर्ट किया है हमारे उन चीज़ों की तरफ। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था 1773 से, कैसे उसकी नींव रखी गई थी, है ना। तो हम मतलब कैसे कि इवॉल्व हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये शब्द बहुत सही है, इवॉल्व कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी हम जानेंगे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि ये रिटेन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड है, फेडरल एंड यूनिटरी है। अब इसमें फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कैसे है, फ्लेक्सिबल कैसे है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब इसके बाद क्या है कि अमेंडमेंट्स, हमारे संविधान में करीब करीब 100 के आसपास अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है। और लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स एंड दियर प्रोविजन, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं और उनके प्रोविजन क्या रहे हैं, वो हर एक चीज हम जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन करके ऐड किया गया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज फटाफट से बता दीजिए। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, 368। ठीक है। प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने का, 2/3, 1/3, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे, समझेंगे हर चीज। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वैसे डीपीएसपी क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे भारत में जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो यूएसए में, अमेरिका दोनों सेम नाम है। ठीक है। तो यूएसए में जब आप देखेंगे तो वहां पे अगर किसी और स्टेट में जब आप जाते हो ना, तो वहां पे आपको सिंगल मतलब डुअल सिटीजनशिप चलती है। आप यहाँ पे रह रहे हो और यहाँ से अगर यहाँ पे आपको जाना है तो यहाँ की सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं जा सकते, है ना। हर जगह का पासपोर्ट वगैरह जो भी होता है वो होना चाहिए। हमारे भारत में क्या है कि आप जब मतलब चाहें, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं और घूम सकते हैं। थोड़ा सा नक्शा गलत बन गया है, अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ हैं तो यहाँ जा सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में हम जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, द डॉक्ट्राइन। अब डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट इज टॉट बाय अ चर्च और पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। ये इसका मीनिंग था, है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी आप लोग यहाँ पे लीजिएगा। अब जजमेंट एंड केसेस, कौन कौन से जजमेंट हैं, केसेस हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और देखिए, सब्जेक्ट को पढ़ने का केवल यही मतलब नहीं है कि हमें एग्जाम निकालना है, दैट
डज नॉट मीन। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना और उसकी जानकारी आप, जैसे कि केसेस हो गए, लॉज हो गए, कानून क्या है आपके इंडिया में, है ना, फंडामेंटल राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, डीपीएसपी क्या है, तो आप एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करते हो जब आप इन सारी चीज़ों को अपने पास नॉलेज में रखते हो तो, और इनका इम्प्लीमेंट आप लाइव करते हो अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास की सोसाइटी में। आपने कहीं कुछ गलत देखा और आपको उसके हिसाब से कानून पता है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके उस बंदे की हेल्प कर सकते हो, गलत होने से उसको रोक सकते हो, ठीक है। चलिए, अब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन का मतलब होता है सेंटर, एंड स्टेट, यूनियन का मतलब ये भी होता है कि हम सब साथ साथ हैं, मतलब बेसिकली आप सेंटर, यूनियन रेफर करते हैं सेंटर को, है ना, कि यूनियन सेंटर ऐसे, और स्टेट, ठीक है। तो 7th शेड्यूल, अब 7th शेड्यूल क्या है ना, हमारे पास 12 शेड्यूल है, 12 के 12 शेड्यूल हम पूरे आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे कि हर एक शेड्यूल में क्या रखा है, पर 7th शेड्यूल के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट को दी गई हैं, क्या क्या यूनियन को दी गई हैं, और क्या क्या दोनों को दी गई हैं। इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। लेजिस्लेटिव, अब लेजिस्लेटिव का मतलब कनेक्टेड विद द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज फंक्शंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब ये होता है। अब फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, ये भी चीजें हम समझेंगे। क्वासी जुडिशियल क्या, इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। जब वैसे कि आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर इन दोनों को आप छोड़िए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सीएसई के लिए अपीयर हो रहे हो, तो आपको आईएएस के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में जब आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सको। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भैया यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं पर उसको पता नहीं है। वैसे आप यूपीएससी की तैयारी नहीं, यूपीएससी में एक एग्जाम होता है सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, ठीक है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम समझेंगे, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इज इंडिया ट्रूली फेडरल, क्या भारत सच में फेडरल है। अब फेडरल का मतलब अगर आपको पता चल जाए ना तो आप बहुत क्लियर हो जाओगे। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट का रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, ट्रेंड्स इन सेंटर और स्टेट रिलेशंस। अब इंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, जैसे कि आप कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है वो आपने सुना होगा, दो स्टेट के बीच में, ठीक है, डिस्प्यूट रहता है। इंटर स्टेट काउंसिल, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जोनल काउंसिल्स, इमरजेंसी प्रोविजन, रोल ऑफ गवर्नर क्या है, रिपोर्ट्स ऑन वेरियस कमीशन, जैसे कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, क्या है ये सब में, इन सब में क्या लिखा गया, इन सब ने क्या किया है, हम सब जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। देखिए, अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हमें यह पढ़ना होता है, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, 11th एंड 12th शेड्यूल, अभी मैंने आपको बताया था ना कि टोटल 12 शेड्यूल हैं, तो 12 के 12 शेड्यूल हम जानेंगे, और यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि 6वें शेड्यूल में क्या लिखा है, चलिए मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। रीजंस फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स और नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप अगर मेरी वो वाली वीडियो देख रखे हैं इकोनॉमिक्स का, जो मैं कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, वहां पे भी हमने नीति आयोग की बात की है, प्लानिंग कमीशन की बात की है, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे जैसे आप सिलेबस पता चलेगा ना, वैसे वैसे आप चीजों को लिंक कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। और देखिए, सिलेबस जानने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक जो बेसिक प्लेटफॉर्म होता है ना जिस पे चढ़ के आप अपनी बिल्डिंग बनाओगे, वो जो नींव होती है, ये नींव है सिलेबस। अगर आपने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो आप समझ लो कि आपको जो पॉलिटी भी पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप सिलेबस जान जाते हो ना, तो आप बहुत अधिक चीजें कवर कर चुके होते हो, ठीक। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर,
डॉक्ट्राइन का वैसे बेसिकली जो मतलब होता है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, प्रोविजंस ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट संबंधित कौन से इससे, गोलकनाथ केस। अब इस केस में क्या कहा गया है, केशवानंद भारती केस, इसको अपने, ये बहुत फेमस केस है, किस चीज के लिए फेमस है ये मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण, राम जावा वर्सेस पंजाब, ये इन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप इन सब चीजों से अवेयर होगे ना, आप देखोगे, आप पाओगे अपने आप को कि आप एक बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आगे ये डिस्प्यूट्स रेड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप आरटीआई डालते हो, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल्स हैं, आपने वहां पे गए जो भी अपना, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी हम जानेंगे, समझेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस। अब हमारा जो भारतीय संविधान है, हम वहां से अपने दूसरे देशों की चीजों से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन है। अब वो अनरिटन और रिटन का मतलब क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या मतलब होता है पार्लियामेंट्री, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका क्या मतलब है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और हमने बहुत सारी चीजें जो हमारे संविधान में हैं उसको हमने कई सारे देशों से लिया भी है। लिया का मतलब ये है कि हमने कई सारे देशों को देखा, समझा, वहां से सीखा, और फिर उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक संविधान बनाया अपने देश के लिए, जो कि बहुत बेहतर और बहुत एक अच्छे वे में लेके चलने वाला है हमारे भारत देश को। और आप देख रहे हैं कि आज 75 ईयर से ये हमारे देश को लेके चल रहा है एक स्ट्रक्चर वे में। यह हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 टायर गवर्नमेंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आप मुझे बताइए कि क्या आज तक किसी भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हुआ है, और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कहां से शुरू हो सकता है, राज्यसभा से, लोकसभा से, या किसी स्टेट लेजिस्लेचर से? आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो एग्जीक्यूट करता है, एंड द जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव यूनियन, ठीक है, स्टेट। अब यूनियन में कौन कौन है भैया, प्रेसिडेंट है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। स्टेट में कौन कौन है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेक्रेटरीट, ठीक है। तो ये लोग हैं यहां पे। अब जुडिशियरी, जुडिशियरी 3 टायर स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे भी कुछ होता है, क्या होता है जरा बताइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में हम जानेंगे, जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जब आप इन सब चीजों को जानोगे ना, मतलब इतनी वास्ट नॉलेज है, इतनी बेहतरीन नॉलेज है, और इतना सुंदर सब्जेक्ट है ये पॉलिटी, कि आप जानने के बाद आपको एकदम मजा आ जाएगा जो है। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्न, आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी। मान लो कि आपको अभी डीएमजी के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके हैं, और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे जाओगे उनके पास, सर 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 हमारा काम कर दीजिए। बट व्हेन यू हैव नॉलेज, तो आप उनसे एक आम आदमी की तरह बात कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई काम कहीं पे नहीं हो रहा है तो आप उसको उनसे पूछ सकते हो, और वो बताते भी हैं जनरली, है ना, क्योंकि एक ऑफिसर के पास बहुत पेशेंस होता है, और आपके पास राइट है इंफॉर्मेशन मांगने का, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के बारे में हम जानेंगे, अदर मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, देयर रोल इन पॉलिटी, इन सभी का रोल क्या है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप होता क्या है? अब प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग दियर कॉमन इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप। मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक जगह है जहां पे 10 लोग इकट्ठे हैं, ठीक है, किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 लोग किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूं, और उन सभी का कोई एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, उन सभी का कोई एक कॉमन इंटरेस्ट है, तभी वो प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप को और भी एक दो नाम से जानते हैं, जैसे कि वेस्टेड ग्रुप कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे, प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप कितने तरह के होते हैं, फंक्शन, रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप के बारे में जानेंगे, टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, इसके बारे में जानेंगे, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रेशर ग्रुप। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या होता है? अ फॉल्ट और वीकनेसेस ऑफ प्रेशर ग्रुप क्या है, जानेंगे हम। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये जब आप सिलेबस उठाओगे तो उस सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि यू हैव टू नो अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आपको जानना है इसके बारे में, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अपॉइंटमेंट, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, क्या जिम्मेदारी है इनके पास, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाशी जुडिशियल बॉडीज, इनके बारे में भी हम जानेंगे, जैसे कि नीति आयोग हो गया, आरबीआई हो गया। नीति आयोग और आरबीआई के बारे में मैंने इकोनॉमिक के सिलेबस में कवर किया है, ठीक है, वहां पे भी यही चीज लिखी हुई है, मेंशन है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम सीबीआई भी कहते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इंश्योरेंस। अच्छा, माइनॉरिटीज से मुझे चीज ध्यान आई कि हमारे संविधान में कितनी तरह की माइनॉरिटीज को मेंशन किया गया है ना, वो मुझे आप फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद अभी और भी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आप जानेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, अब मैंने ट्राइब्यूनल के बारे में बात की थी ना, तो ये वही सारी चीजें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड एपेलेट बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने साइंस एंड टेक के सिलेबस में भी कवर किया है वो चीज, तो आप देख सकते हैं कि चीजें कैसे रिलेवेंट है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी का जो सिलेबस है वो खत्म होता है, और अब हम जानेंगे कुछ बुक्स के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना और उनको जानना समझना। तो हमने कितनी चीजें डिस्कस की, देख रहे हैं आप, ये रिप्रेजेंटेशन, प्रेशर ग्रुप, मिनिस्ट्री, जुडिशरी, यूनियन, स्टेट की ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। और अब हम जानेंगे बुक के बारे में कि बुक कौन कौन सी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आप 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, वो इनफ है, पर मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से अपना बेसिक, देखिए जिसका बेसिक तैयार है ना, आप लोग इसको बहुत मजाक में लेते होंगे, सच बता रहा हूं मैं, और आप लोग को टीचर कहते कहते उनके मतलब प्राण तो नहीं निकलते, मगर वो थक जाते होंगे कह कह के कि भैया इसको पढ़ लेना, पर आप पढ़ते नहीं हो। हमेशा आप हर जगह ये बात सुनते होगी, जिसकी नींव मजबूत होगी वो इमारत बहुत अच्छी खड़ी होगी। आपको ये सारी बातें पता है, बट वो लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं है। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? अब 6 से 12 तक की जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम से आप हैं, तो जो पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आप समझ पाओगे।
और उसके बाद जब आप चीज़ों को पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि आपका जो घर है, घर बनने से पहले आपने 10 फुट नीचे नींव बना रखी है, तो घर गिरने नहीं देगी वो नींव। यही फायदा है एनसीईआरटी को पढ़ने और समझने का। ठीक है, रेफरेंस बुक के लिए एम लक्ष्मीकांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए भी और आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मगर मेंस के लिए ये उतनी कारगर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेंस में रिलेटेड टू करंट अफेयर से चीज़ें आ जाती हैं, तो करंट अफेयर तो इसमें नहीं मिलेगा। मगर इतना है कि एम लक्ष्मीकांत से आप अपना बेसिक जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया है तो फिर कोई भी कंफ्यूजन कभी आपको कहीं भी नहीं होगी। मैंने अभी जैसे कहा कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत बहुत अच्छी बनती है। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ने की आदत लग चुकी है तो आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो डेली न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर बताऊं, मतलब जो न्यूज़पेपर को उठा करके कई सारे न्यूज़ को कंपाइल करके उनकी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उसका जो न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें वो करवाते हैं। तो आप किसी का भी एक वीडियो देख सकते हो, मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर मैंने कभी शुरू किया तो मैं भी आपको बता दूंगा। आप अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो आप मेरा देख लेना। और योजना और कुरुक्षेत्र, ये तो मैगजीन ऐसी है ना जिससे आपको सोशल चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। वुमेन का, माइनॉरिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। टेक्नोलॉजी, है ना, और ये ऐसे में भी बहुत कारगर होती हैं। तो आज दोस्तों आपको आई होप चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, और नहीं हुई हैं क्लियर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन इसमें रह गया है पूरे सिलेबस में और आपके अंदर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और हम आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं पर आने वाले टाइम में हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जहां पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।